जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कृषि विज्ञान के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो टॉपिक है न्यूट्रिशन, पोषक तत्व। आप चाहे एग्रीकल्चर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी आप एग्रीकल्चर के, चाहे आप जेट कर रहे हो, चाहे आप बारहवीं कर रहे हो, चाहे आप सीयूटी कर रहे हो, चाहे आप बीएससी कर रहे हो, चाहे आप एओ डबल एओ, चाहे आप एग्रीकल्चर के किसी भी पड़ाव पर हो, तो ये न्यूट्रिशन टॉपिक है, ये हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस टॉपिक को कवर करे बिना ये टॉपिक जो है वो आपके एग्रोनॉमी के अंदर और सोइल दोनों के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपके हर एग्जाम के एग्रीकल्चर के हर सिलेबस के अंदर इसकी महत्व है। तो हम आज इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, और इस टॉपिक के अंदर हम बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक, चाहे आप किसी भी स्तर के विद्यार्थी हैं, हम न्यूट्रिशन क्या होते हैं, पोषक तत्व क्या होता है, कि यहाँ से लेकर हम यहाँ तक पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, फास्फोरस फिक्सेशन क्या होता है, फास्फोरस साइकिल क्या होता है, वहां तक हम इस टॉपिक को लेकर जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक अपने इसको लेकर जाने वाले हैं। तो आज हमारा जो स्टार्टिंग है वो न्यूट्रिशन से है, न्यूट्रिएंट से है। अगर मैं न्यूट्रिएंट की बात करूं, पोषक तत्व की बात करूं, तो न्यूट्रिएंट को समझने से पहले हमें न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके बाद हम न्यूट्रिएंट पे आएंगे। ठीक है, अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं, तो अगर तीन चीजें हो रही है, अगर तीन स्टेप अगर पूरे हो रहे हैं, तो न्यूट्रिशन होता है। कौन कौन से? पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। पहला स्टेप कौन सा हो जाती है? एब्जॉर्प्शन। दूसरा जो इसके अंदर स्टेप आता है वो आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। और तीसरा इसमें स्टेप आता है, वो आता है एसिमिलेशन। अगर कोई भी न्यूट्रिएंट ये तीन स्टेप कर लेता है, तो वो क्या हो जाता है? न्यूट्रिशन या पोषण हो जाता है। अगर अपने बात करेंगे तीन स्टेप में होता क्या है, सबसे पहले मैं बात करता हूं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन को हिंदी में अपने क्या बोलते हैं? अवशोषण। अगर सबसे पहला, जब कभी भी न्यूट्रिशन की प्रोसेस होगी, तो न्यूट्रिशन की प्रोसेस के अंदर सबसे पहला जो स्टेप है वो कौन सा रहेगा? एब्जॉर्प्शन। हम जब न्यूट्रिएंट पढ़ते हैं ना, तो हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर देते हैं कि न्यूट्रिएंट ये होते हैं और इतने प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो आपकी 11वीं की राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं, उन किताबों के अंदर सबसे पहले न्यूट्रिशन दिया हुआ है 11वीं की किताब में। और जितने भी राजस्थान के एग्जाम है, चाहे वो एओ का है, चाहे वो डबल एओ का है, चाहे वो जेट है, चाहे सीयूटी है, जो एग्जाम के जो मोस्ट ऑफ पोर्शन है पेपर का, वो आपके 11वीं और 12वीं की कृषि विज्ञान की किताबों से लिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम उन्हीं को आधार मानकर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे कोई भी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको आधार 11वीं 12वीं की किताबों को मानना होगा, क्योंकि वो बोर्ड की ऑथेंटिक किताबें हैं, हमें उनको साथ में लेकर चलना होगा। तो जो पोषण है वो 11वीं किताब के अंदर ये दिया हुआ है कि जब कोई भी प्लांट न्यूट्रिशन जो तत्व है वो अब्जॉर्प्शन कर लेता है, यानी अवशोषण कर लेता है। अवशोषण करने के बाद क्या होगा? अब अवशोषण करने के बाद मैं उदाहरण ले रहा हूं नाइट्रोजन का। अब जैसे नाइट्रोजन है, अब ये जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन पौधे में बनाएगा अमीनो अम्ल। हालांकि नाइट्रोजन बहुत काम करता है पौधे के अंदर, बहुत ज्यादा काम करता है, लेकिन हम एक मान रहे हैं कि ये क्या बनाएगा? अमीनो अम्ल। अब ये जो अमीनो अम्ल है ना, ये बनाएगा प्रोटीन। ये क्या बनाएगा? प्रोटीन। इसी प्रकार जो आपका मैग्नीशियम है ना, ये मैग्नीशियम क्या बनाएगा? क्लोरोफिल। मैग्नीशियम क्या बनाएगा? क्लोरोफिल। अब सबसे पहले जब आपने मैग्नीशियम दिया, तो आप मैग्नीशियम को मिट्टी में दोगे, या मैग्नीशियम कहां पर होता है? मिट्टी में। हमने मिट्टी की परिभाषा पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था मृदा का जो निर्माण है वो किससे होता है? चट्टानों के टूटने से होता है। तो चट्टानों से पोषक तत्व मिट्टी में आ गए। अब मिट्टी के अंदर मैग्नीशियम पड़ा हुआ है, तो मैग्नीशियम का सबसे पहले पौधे की जड़ों के द्वारा अवशोषण होगा। वो न्यूट्रिशन की पहली प्रोसेस है, वो पोषण की पहली प्रोसेस है। क्या? एब्जॉर्प्शन। हम इतना ही मानते हैं कि अगर पौधे ने अवशोषण कर लिया तो अब उसका पोषण हो गया। नहीं, अवशोषण से पोषण पूरा नहीं होता है। हम क्या करेंगे? ये जो अब्जॉर्प्शन है या ये जो अवशोषण हुआ है, इस अवशोषण के बाद वो क्या करेगा? उसे बनाना है क्लोरोफिल। मैग्नीशियम को क्या बनाना है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहां पर बनता है? आप कहोगे जी सर ये पौधे की पत्तियों में बनता है। क्लोरोफिल कहां पर बनता है? पौधे की पत्तियों में। अब क्या करेगा? ये जो मैग्नीशियम है,
ये पहले अवशोषण के बाद जड़ों में गया है, जड़ों से ये क्या करेगा, पौधे की पत्तियों तक जाएगा। जड़ों से कहां पर जाएगा, पौधे की पत्तियों में जाएगा, और पौधे की पत्तियों में जाना स्थानांतरण हो गया, और ये स्थानांतरण की प्रक्रिया की भी किस में आती है आपके, ये हो गया आपका स्थानांतरण। तो ये पोषण की दूसरी प्रोसेस है। पहले मैग्नीशियम में, उदाहरण मैग्नीशियम का ले रहा हूं, आपने मैग्नीशियम दिया, अब ये जो मैग्नीशियम है ना, सबसे पहले इस मैग्नीशियम का क्या हुआ, इस मैग्नीशियम को अवशोषण, अवशोषण के बाद आपके पोषण की पहली प्रक्रिया पूरी हो गई। उसके बाद क्या होगा, इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है जहां पर इसकी आवश्यकता है वहां पर ये पौधे के अंदर जाएगा, उसे अपने ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। उसके बाद तीसरा कौन सा आता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मीनिंग प्रिय विद्यार्थी होता है पाचन होना, या उपचयन होना, या उपापचय प्रक्रिया कंप्लीट होना। एसिमिलेशन का मतलब है उपापचय होना, उपापचय प्रक्रिया या पाचन होना। यानी जब वो आगे जाकर, आपने न्यूट्रिशन दिया, आपने मैग्नीशियम दिया, मैग्नीशियम का पहले अवशोषण हुआ, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, और उसके बाद उस मैग्नीशियम ने क्या बना लिया, क्लोरोफिल बना लिया। क्लोरोफिल बनने की जो प्रक्रिया उसे अपने क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। तो ये तीन प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि इस जो आपका न्यूट्रिएंट है इसका न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। अब ये जो आपका एसिमिलेशन है इसको आत्मसात्करण कहते हैं। एब्जॉर्प्शन को तो बोलते हैं अवशोषण हिंदी में, ट्रांसपोर्टेशन को बोलते हैं अपने स्थानांतरण, और एसिमिलेशन को बोलते हैं आत्मसात्करण, आत्मसात्करण। तो इन तीनों प्रोसेस को पूरा जब हो जाएगा तो हम ये कह देंगे कि ये न्यूट्रिशन पूरा हो गया। तो हम पढ़ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट के अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन पढ़ा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, किसी भी न्यूट्रिएंट का अवशोषण, एसिमिलेशन एंड आपके ट्रांसपोर्टेशन। अवशोषण, ट्रांसपोर्टेशन एंड एसिमिलेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रिशन बोल देते हैं। तो ये न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया, ये हमारे पास बेसिक जानकारी थी, इसका हमें पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब न्यूट्रिएंट के बाद हम आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन के बाद हम पढ़ते हैं कि सर न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। हमने पढ़ लिया कि न्यूट्रिशन क्या होता है। अब हमारा टॉपिक आगे बनता है कि सर ये न्यूट्रिएंट अपने किसे कहेंगे। अब अपने आगे पढ़ रहे हैं न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं। वर्तमान के अंदर जिस लेवल का बच्चों कंपटीशन है, उस कंपटीशन के अंदर हम पहले वाली रटी रटाई चीजों के आधार पर कंपटीशन नहीं लड़ सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक हमने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। हमें अपने कंसेप्चुअल क्लियरिटी है वो अपने तैयार करनी पड़ेगी, कंसेप्ट तैयार करने पड़ेंगे। तो इसीलिए हमें पोषक तत्व क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए, और कितने प्रकार के होते हैं वो तो हमें आगे हमें पढ़ना ही है। तो अगर आप न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिएंट की बात करें, पोषक तत्व की बात करें, तो जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं। पोषक तत्व सबसे पहले एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ध्यान रखना। हो सकता है कि आप जिस एग्जाम में बैठते हो, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसे हम हिंदी में कहेंगे अकार्बनिक यौगिक है। आप आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो और वो ये प्रश्न पूछ सकता है कि निम्न में से पोषक तत्वों के रिगार्डिंग कौन सा तथ्य सही है और कौन सा तथ्य गलत है। तो वहां पर एक तथ्य दिया जा सकता है कि न्यूट्रिशन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। न्यूट्रिशन वो है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक मैं इसको क्यों बोल रहा हूं, मैं अभी आपको उदाहरण देकर भी बताऊंगा। आप केमिस्ट्री पढ़ते हो प्रिय विद्यार्थी, और केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देता हूं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर ऐसे जितने भी यौगिक यानी जितने भी कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन की चेन पाई जाती है, जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन की चेन है यानी हाइड्रोजन और कार्बन की एक श्रृंखला है, उस श्रृंखला वाले पोषक तत्वों को अपने क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। और ऐसे ऑर्गेनिक उत्पाद का जो सोर्स है वो क्या होते हैं,
प्लांट्स। कौन होते हैं अपने पृथ्वी के ऊपर? प्लांट्स। यानी ऐसे जितने भी कंपाउंड जिनके ऊपर हाइड्रोकार्बन की एक चेन होगी उसे हम ऑर्गेनिक कहेंगे, और जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन की चेन नहीं होगी उसे हम क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक कहेंगे। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों क्या होता है कि जो आपके पोषक तत्व जितने भी होते हैं ना, उनके अंदर किसी भी प्रकार की आपके हाइड्रोकार्बन की चेन नहीं पाई जाती। उदाहरण के लिए मैं सबसे पहले उदाहरण ले रहा हूं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन की अवेलेबल फॉर्म आप सभी को पता है क्या है? NO3 माइनस और NH4 पॉजिटिव। क्या यहां पर आपको कहीं कार्बन और हाइड्रोजन की चेन दिखाई दे रही है? आप कहोगे नहीं। मैं कहूं पोटेशियम की क्या है? H पॉजिटिव, सॉरी K पॉजिटिव। आपके फास्फोरस की क्या है? H2PO4 नेगेटिव। तो ये सारी की सारी क्या है? इसी प्रकार आप जो हमारे पोषक तत्व है उनकी अवेलेबल फॉर्म आप पढ़ोगे तो आपको ये फॉर्म आपको नजर आएगी। इन किसी भी फॉर्म के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको नहीं दिख रहा, सारे के सारे क्या हैं? इनऑर्गेनिक है। इसीलिए हम कहते हैं कि पोषक तत्व क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। पहला जो इसका स्टेटमेंट था वो हमने इसका पढ़ लिया और उसको हमने समझ भी लिया कि पोषक तत्व जो है वो कैसे हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये क्या करते हैं पोषक तत्व? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो हैं। और इसके बाद अगर आप आगे देखें तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो पौधे की मेटाबॉलिक प्रक्रिया, पौधे की मेटाबॉलिक प्रोसेस, उपापचयी प्रक्रिया, हिंदी में से क्या कहेंगे? उपापचयी प्रक्रिया। देखो, ऐसे ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो पौधे की उपापचयी प्रक्रिया के लिए आवश्यक है उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। ये आपकी परिभाषा आ सकती है और पोषक तत्व की परिभाषा आपको यही लिखे नहीं है एग्जाम में। आपको अगर ये याद नहीं है तो आप इसको याद कर लो, कॉपी में लिख लो। क्या लिखोगे? ऐसे अकार्बनिक यौगिक जो उपापचयी क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। अब ये उपापचयी या मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है? मेटाबॉलिक प्रोसेस वो होती है जिसके अंदर, मेटाबॉलिक प्रोसेस में दो प्रक्रिया आती है। उपापचयी प्रक्रिया में दो प्रक्रिया आती है, अपचयन, अपचय और उपचय, नोट अपचयन, अपचय, अपचय और उपचय। देखो, ऐसे अकार्बनिक यौगिक जो उपापचयी प्रक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। अब ये उपापचयी प्रक्रिया क्या होती है? ऐसी कोई भी प्रक्रिया जिसमें ये दो प्रक्रियाएं हो रही है, अपचयन और उपचयन, अपचयन और उपचयन। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये अपचयन और उपचयन क्या है? अगर पौधे में किसी भी पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो उसे अपने उपचयन कहते हैं। किसी भी पदार्थ का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है तो उसे अपने क्या बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं। और कोई पदार्थ जब टूट रहा है तो उसे अपने क्या बोलते हैं? अपचयन। यानी पौधे के अंदर ये दो प्रक्रियाएं होती है। जैसे क्लोरोफिल का निर्माण हो रहा है तो वो क्या हो गया आपका? उपचयन। ग्लूकोज टूट रहा है तो वो क्या हो गया आपका? अपचयन। तो ये जो दो प्रक्रिया हैं इनको अपने क्या बोलते हैं? उपापचयी प्रक्रिया, मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म कहलाता है इंग्लिश के अंदर। तो आपकी पोषक तत्व के रिगार्डिंग जो आपके कंफ्यूजन था, एक पोषक तत्व की परिभाषा जो थी वो यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई। ये आपको इस प्रकार याद करनी है। ऐसा कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो पौधे के अंदर उपापचयी क्रियाएं यानी उसके अंदर निर्माण और उसके अंदर विघटन के अंदर जो सहायक होता है या विघटन के लिए जो आवश्यक होता है उसे अपने पोषक तत्व कहते हैं। ये हमारे पोषक तत्व की परिभाषा हो गई। तो आगे हम चलते हैं, आगे हम ये बात करते हैं कि ऐसे तो पोषक तत्व जो है वो पोषक तत्व कितने हैं। सबसे पहले अगर अपनी मिट्टी की बात करें तो मिट्टी के अंदर कम से कम 90 पोषक तत्व आपके 11वीं किताब में लिखा हुआ है। लेकिन आप कहोगे सर हमें 90 पढ़ने हैं? नहीं, हमें जो पढ़ने हैं वो आवश्यक पोषक तत्व पढ़ने हैं। हमें कौन से पढ़ने हैं? आवश्यक पोषक तत्व। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर ये आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं? हमारी मिट्टी के अंदर 90 पोषक तत्व, 19 जो न्यूट्रिएंट है वो अवेलेबल हैं। उनमें से हमें इतने पढ़ने हैं, हमें वो पढ़ने जो आवश्यक पोषक तत्व हैं। अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है प्रिय विद्यार्थियों कि आवश्यक पोषक तत्व क्या है? ये आवश्यक पोषक तत्व क्या है? तो इस आवश्यक पोषक तत्व की कैटेगरी को डिसाइड करने के लिए, आवश्यक पोषक तत्व की
कैटेगरी को डिसाइड करने के लिए अभी दो वैज्ञानिक आए थे, आर्नोन और स्टाउट। ये आर्नोन और स्टाउट ने एक क्या दिया था, क्राइटेरिया दिया था, एक कसौटी दी थी। अभी उसके ऊपर अपने बात करने वाले हैं। हमने पढ़ा कि 90 पोषक तत्व मिट्टी में पाए जाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ वो पोषक तत्व पढ़ने हैं जो क्या है, आवश्यक हैं। अब आवश्यक पोषक तत्वों की बात करूं तो आवश्यक पोषक तत्वों के लिए आर्नोन और स्टाउट दो वैज्ञानिक थे। उन दो वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक क्राइटेरिया बना दिया, एक कसौटी बना दी। क्राइटेरिया का मतलब क्या है, जैसे हम कहते हैं कि हमें जेट का एग्जाम देने के लिए 12th के अंदर हमारे पास एग्रीकल्चर होनी चाहिए, ये उस एग्जाम देने का क्राइटेरिया है। अगर आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं होगा तो आप जेट का एग्जाम नहीं दे सकते। जैसे डब्ल्यूएओ का एग्जाम देने के लिए आपके पास एग्रीकल्चर से बीएससी होना चाहिए। ये क्या है, डब्ल्यूएओ के एग्जाम का क्राइटेरिया है। यानी वही स्टूडेंट एलिजिबल है डब्ल्यूएओ के लिए जिसके पास बीएससी किया हुआ होगा। इसी प्रकार दो वैज्ञानिक थे, आर्नोन और स्टाउट। उन्होंने क्या किया, पोषक तत्वों का क्राइटेरिया दे दिया। पोषक तत्वों के क्राइटेरिया में उन्होंने कहा कि हम 3 क्राइटेरिया दे रहे हैं, जो भी पोषक तत्व इन तीनों क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठेगा, इन तीनों क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, वो तो आवश्यक पोषक तत्व है, बाकी आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आवश्यक पोषक तत्वों का क्राइटेरिया क्या है। पोषक तत्वों की आवश्यकता की कसौटी। इसे इंग्लिश के अंदर अपने पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट। जो आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं उनके लिए हमें क्या दिया गया है, क्राइटेरिया दिया गया है। जो हमारे आवश्यक पोषक तत्व हैं उनके लिए हमें क्राइटेरिया दिया गया है। जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा वो ही हमारे लिए आवश्यक पोषक तत्व है, बाकी हमारे लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। और ये क्राइटेरिया किसने दिया था, ये क्राइटेरिया 1939 के अंदर, 1939 के अंदर दो वैज्ञानिक आए थे, आर्नोन और स्टाउट। आर्नोन और स्टाउट नाम के दो वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने ये क्राइटेरिया दिया था। फिर ये विद्यार्थियों, ये पर्सन अलग अलग एग्रीकल्चर एग्जाम के अंदर अलग अलग टाइम बहुत बार पूछा गया है कि पोषक तत्वों की आवश्यकता का जो क्राइटेरिया है या पोषक तत्वों का एसेंशियल न्यूट्रिएंट का जो क्राइटेरिया है वो कौन से वैज्ञानिकों ने दिया था। तो आर्नोन और स्टाउट दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये क्राइटेरिया दिया था। ठीक है, इन्होंने, अब आपको ये ध्यान में रखना है कौन सा क्राइटेरिया दिया था। इन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि आवश्यक पोषक तत्व वो होगा जिसके बिना कोई भी आपका पौधा है वो लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर सकता, लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर सकता, यानी जीवन चक्र को पूरा नहीं कर सकता। इनका कहना यह है कि अगर कोई पोषक तत्व की कमी है और उस कमी के अंदर पौधे ने उस जीवन चक्र पूरा कर लिया तो वो आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। पहला क्राइटेरिया इनका यह था कि अगर आवश्यक पोषक तत्व है तो उसकी कमी में पौधा जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। जीवन चक्र का मतलब ये होता है कि पौधे की बीज से बीज तक की, सीड टू सीड तक की जो जर्नी है उसे अपने क्या कहते हैं, उसे हम प्रिय विद्यार्थियों जीवन चक्र कहते हैं। आपने खेत में गेहूं लगाया और आपको गेहूं के बीज मिल रहे हैं, इसका मतलब उसने जीवन चक्र पूरा कर लिया। और अगर बीज मिल रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपके खेत में सारे के सारे आवश्यक पोषक तत्व है। अभी तक 17 पोषक तत्व डिसाइड हो चुके हैं, इसका मतलब आपके खेत में 17 के 17 हैं। आप कहोगे जी हमने निकल नहीं दिया, आप कहोगे हमने जिंक नहीं दिया, आप कहोगे हमने कैल्शियम नहीं दिया, ये मिट्टी के अंदर पहले से पड़े हुए हैं। हमने तो सिर्फ वो दिए थे जो सिर्फ क्या थे, जो सिर्फ और सिर्फ क्या थे, जिनकी पोषक तत्वों की हमारी मिट्टी में कमी थी। तो पहला हमारे पास क्या हो गया, जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। दूसरा इसके अंदर उन्होंने क्या क्राइटेरिया दिया था,
दूसरा क्राइटेरिया दिया था कि जो आवश्यक पोषक तत्व होगा वो क्या करेगा, उपापचयी प्रक्रिया के अंदर भाग लेगा, उपापचयी प्रक्रिया में भाग लेगा, इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। यानी आवश्यक पोषक तत्व की एक पहचान ये है, एक क्राइटेरिया ये है कि वो हमेशा क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म के अंदर अपना पार्टिसिपेट करेगा, मेटाबॉलिज्म के अंदर भाग लेगा। अगर कोई पोषक तत्व मेटाबॉलिज्म में भाग नहीं ले रहा है तो वो आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। और तीसरा इसके अंदर क्राइटेरिया इन्होंने ये दिया था कि पहला क्राइटेरिया क्या हो गया कि कोई भी पोषक तत्व अगर आवश्यक है तो उसके बिना लाइफ साइकिल पूरा नहीं होगा। दूसरा, अगर कोई पोषक तत्व आवश्यक है तो उसके अंदर क्या होगा, उपापचयी क्रियाओं में वो भाग लेगा। और तीसरा क्राइटेरिया ये दिया था कि ये जो आपका पोषक तत्व होगा वो होना चाहिए बी स्पेसिफिक, यानी विशिष्ट होना चाहिए। अब विशिष्ट से इनका क्या मतलब है अभी अपने बात करेंगे। वो क्या होना चाहिए, विशिष्ट यानी बी स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब है कि अगर उस पोषक तत्व की कमी है तो उसी पोषक तत्व के द्वारा पूरी होनी चाहिए। यानी मान लो खेत के अंदर नाइट्रोजन की कमी आ गई, पौधे के अंदर नाइट्रोजन की कमी आ गई, तो पूरी भी किसके द्वारा होनी चाहिए, नाइट्रोजन के द्वारा। ऐसा ना हो कि नाइट्रोजन की कमी को कौन पूरा कर रहा है, फास्फोरस। नाइट्रोजन का काम कौन कर दिया, फास्फोरस। इसका मतलब नाइट्रोजन आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। कोई भी पोषक तत्व अगर इन तीन बातों को फॉलो कर रहा है तो वो कैसा होता है, आवश्यक पोषक तत्व होता है। वर्तमान में जो आवश्यक पोषक तत्व खोजे गए हैं वो कितने खोजे गए हैं प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान के अंदर 17 आवश्यक पोषक तत्व खोजे गए हैं। वर्तमान में कितने पोषक तत्व हैं, 17 आवश्यक पोषक तत्व खोजे जा चुके हैं जो पौधे के लिए आवश्यक हैं। आवश्यक का मतलब क्या है कि अगर ये 17 नहीं मिलेंगे तो इन 17 तो पौधा क्या करेगा, इन तीन चीजों को अपना जीवन चक्र पूरा नहीं करेगा। ये 17 के 17 पौधे की उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं और ये 17 के 17 क्या होते हैं, विशिष्ट। यानी 17 में से एक की भी कमी आई तो दूसरा उसकी कमी को पूरा नहीं करेगा। लेकिन जब आर्नोन और स्टाउट ने ये क्राइटेरिया दिया था तब कितने पोषक तत्व थे उस समय, अगर मैं पोषक तत्वों की बात करूं तो उस समय 15 पोषक तत्व थे। और 16वां जो पोषक तत्व है, वर्तमान में कितने आवश्यक पोषक तत्व हैं, 17। वर्तमान में कितने हैं, 17। 16वां जो पोषक तत्व है, आवश्यक जो पोषक तत्व है, वो इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने खोजा था, आर्नोन और स्टाउट ने। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि 16वां पोषक तत्व कौन से वैज्ञानिकों ने खोजा था, आर्नोन और स्टाउट। और वो 16वां पोषक तत्व कौन सा था, वो प्रिय विद्यार्थियों था मोलिब्डेनम। ये जो मोलिब्डेनम पोषक तत्व है, ये पोषक तत्व आर्नोन और स्टाउट ने ही डिस्कवर किया था कि पौधे के लिए ये भी क्या है, आवश्यक पोषक तत्व है। उससे पहले हमारे पास कितने पोषक तत्व थे, उससे पहले हमारे पास 15 पोषक तत्व थे, लेकिन इन्होंने 17वां डिस्कवर कर दिया। लेकिन वर्तमान में हमारे पास कितने हैं, 17। तो 17वां जो पोषक तत्व है वो निकल है। 17वां कौन सा है, निकल पोषक तत्व है। और ये जो निकल पोषक तत्व है इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, ब्राउन एट ओल ने की थी। ब्राउन एट ओल नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ब्राउन एटोल, ब्राउन एटोल का मतलब है ब्राउन और उनके साथियों ने, एटोल का मतलब उनकी पूरी टीम, मुख्य वैज्ञानिक ब्राउन थे और उनके जो साथी थे उन्होंने क्या किया था, 17वां पोषक तत्व निकल की डिस्कवरी की थी 1987 के अंदर, 1987 के अंदर। तो आज हमारे पास कितने पोषक तत्व हैं, 17। आप आगे जाकर वैज्ञानिक बनोगे, अगर आप सोइल साइंस के वैज्ञानिक बनते हो तो हो सकता है कि आप एक नया पोषक तत्व दोगे, और जब आप नया पोषक तत्व दोगे तो उस पोषक तत्व के अंदर आप क्या करोगे, उस पोषक तत्व के अंदर हम क्या करेंगे, इन 3 क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। इन तीनों क्राइटेरिया को अगर कोई पोषक तत्व फॉलो कर रहा है तो हो सकता है आने वाले समय के अंदर यहाँ पर 17 के जगह कितने हो जाएं, 18, और आपका नाम जुड़ा हो कि 18वें पोषक तत्व की खोज किसने की थी, इस व्यक्ति ने की थी। और आपको जब आप खोज करोगे तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि वो पोषक तत्व क्या होना चाहिए, लाइफ साइकिल को पूरा करना चाहिए। दूसरा, वो क्या होना चाहिए, उपापचयी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए,
विशिष्ट पोषक तत्व होना चाहिए। तो ये क्या होते हैं, आपके आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। उसके बाद अपने एक पॉइंट आगे और पढ़ते हैं। आवश्यक पोषक तत्वों के बाद आते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट। फंक्शनल न्यूट्रिएंट, आवश्यक पोषक तत्वों के बाद कौन से आते हैं, फंक्शनल न्यूट्रिएंट आते हैं। अगर फंक्शनल न्यूट्रिएंट की अगर अपने बात करें तो एक वैज्ञानिक थे निकोलसन, वैज्ञानिक का नाम क्या है, निकोलसन। निकोलसन ने क्या किया था, निकोलसन ने यह कहा था कि कोई पोषक तत्व जो क्या कर रहा है, उपापचयी क्रियाओं में तो भाग ले रहा है, लेकिन वो क्या है, विशिष्ट नहीं है। यानी वो मान लो उपापचयी क्रिया में तो भाग ले रहा है, लेकिन अगर उसकी कमी आ गई, उसकी कमी आने के ऊपर दूसरा जो पोषक तत्व है वो उसकी कमी को पूरा कर सकता है, उसे अपने क्या बोलेंगे, फंक्शनल यानी क्रियात्मक पोषक तत्व। हिंदी में से क्या कहते हैं अपने, क्रियात्मक पोषक तत्व। ये क्रिया सबसे पहला पॉइंट आता है कि क्रियात्मक पोषक तत्व क्या होते हैं, ऐसे पोषक तत्व जो उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। उपापचयी क्रिया में तो भाग लेगा ये पोषक तत्व, क्रिया में भाग लेते हैं, किंतु ये क्या करते हैं, ये बी स्पेसिफिक नहीं होते। यानी इनकी कमी आने के ऊपर कोई दूसरा आएगा और इनकी कमी की क्या कर देगा, पूर्ति कर देगा। ये बी स्पेसिफिक नहीं होते। ऐसे पोषक तत्व क्या कहलाते हैं, ऐसे पोषक तत्व कहलाते हैं फंक्शनल पोषक तत्व। और ये किसने दिए थे, यहां से बहुत बार प्रश्न आया है, ये दिए थे आपके निकोलसन ने। निकोलसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिए थे फंक्शनल पोषक तत्व यानी क्रियात्मक पोषक तत्व, फंक्शनल न्यूट्रिएंट। और इन्होंने कितने दिए थे, 4 फंक्शनल न्यूट्रिएंट दिए थे। कितने दिए थे, 4। 4 कौन कौन से हैं, सोडियम, वेनेडियम, सोनियम, वेनेडियम, एक आपका सिलिकॉन और एक इसके अंदर आपका आता है कोबाल्ट। ये 4 पोषक तत्व जो हैं ये किसने दिए थे, ये आपके फंक्शनल न्यूट्रिएंट दिए थे निकोलसन ने। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि आज की क्लास में हमने सबसे पहले पोषक तत्वों को स्टार्ट किया था। पोषक तत्वों के अंदर हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि पोषण क्या होता है, और पोषण के बाद हमने पोषक तत्वों की पोषक तत्वों की परिभाषा पढ़ी। और पोषक तत्वों की परिभाषा के बाद हमने ये पढ़ा कि जो 17 पोषक तत्व हैं वो किस प्रकार हमारे लिए 17 निकाले गए हैं। वो आर्नोन और स्टाउट के फॉर्मूले या आर्नोन स्टाउट के सिद्धांतों के ऊपर निकाले गए हैं। और आर्नोन और स्टाउट के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि 16वां पोषक तत्व मोलिब्डेनम में इन्होंने खोजा था, और 17वां कौन सा है, निकल, 1987 में ब्राउन एटोल ने खोजा था। और साथ के साथ हमने पढ़ लिया कि फंक्शनल न्यूट्रिएंट है वो कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन और कोबाल्ट। ये क्या होते हैं, ये उपापचयी क्रियाओं में तो भाग लेते हैं, लेकिन इनकी कमी को कोई दूसरा पूरा कर सकते हैं, बी स्पेसिफिक नहीं होते हैं। तो आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, ऐसे पोषक तत्व जो विशिष्ट नहीं है किंतु उपापचयी क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्रियात्मक पोषक तत्व कहते हैं। किसने दिए थे, निकोलसन ने। तो यहीं पर हमारे न्यूट्रिएंट का पहला जो लेक्चर है वो कंप्लीट करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको एग्रीकल्चर एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर लेके आने हैं और आप ये चाहते हो कि हमें एग्रीकल्चर पोर्शन स्ट्रांग हो जाए, तो आप न्यूट्रिएंट को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए हम आज न्यूट्रिएंट स्टार्ट किया है। न्यूट्रिएंट की हम 1 बाय 1 क्लासें लेके आएंगे। हम पूरा न्यूट्रिएंट को पढ़ेंगे, 0 से लेके एडवांस तक अपने पढ़ेंगे। तो आज पहली क्लास में हमने न्यूट्रिएंट के अंदर ये पढ़ा था। अगली जो क्लास रहने वाली है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, उसमें हम न्यूट्रिएंट का वर्गीकरण पढ़ेंगे। और जिस बच्चे ने न्यूट्रिएंट का वर्गीकरण पूरा पढ़ लिया, उसने न्यूट्रिएंट का 50% जो पोर्शन है वो क्या कर लिया, पूरा कर लिया। तो आप अगली क्लास के अंदर हमसे जुड़े और इसी तरह आप न्यूट्रिएंट का जो कंसेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करें। इसी के साथ अपने आज की जो क्लास है उसको यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।